एक फिक्स टाइम पर आता था, ऐसा दुकान वाला बोला। घात लगाता था अंजलि के लिए? इतना तो दुकान वाले को मालूम नहीं साहब, लेकिन वो अंजलि के कॉलेज जाने का रूट था। सर, ये अंजलि का नंबर रोहित नायक के नाम का, और वो जिस नंबर पर फोन करती थी वो भी रोहित नायक के नाम का। यानी किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर ये नंबर्स खरीदे उस दुकान से जहाँ नरेश काम करता था। सर, कहीं नरेश और अंजलि के बीच में कुछ हुआ? सर, एक अनुमान लगा रही हूँ, शायद नरेश ने अंजलि को अप्रोच किया होगा और फिर उसी की दुकान से एक सिम कार्ड और एक फ़ोन खरीदकर अंजलि को दे दिया होगा रोहित नायक के नाम का। और फिर अंजलि के साथ टच में रहने के लिए एक और फर्जी सिम कार्ड निकलवाया होगा खुद के लिए। नरेश को पता भी नहीं होगा कि अंजलि ने सीक्रेट फ़ोन के बारे में अपनी दोनों सहेलियों नेहा और रश्मि को बता रखा है, और अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स देवेंद्र और अभिषेक को भी। इसलिए अंजलि के गायब होने के बाद भी ये नरेश शिनॉय यहीं बैठा रहा आराम से, यही सोचकर कि सीक्रेट फ़ोन के बारे में उसके और अंजलि के अलावा किसी और को तो पता ही नहीं। जब हम नरेश तक पहुंचते हैं तो अभिषेक को जोधपुर से फ़ोन आता है और अगले ही दिन नरेश गायब हो जाता है। एक्चुअली सर, अभिषेक को जोधपुर वाला फ़ोन पहले आता है और मोबाइल शॉप पर हम लोग बाद में पहुंचते हैं। शायद नरेश को पहले से भनक लग गई थी कि हम उस तक पहुंचने वाले, इसलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसी के जरिए जोधपुर वाला ड्रामा रचा। शायद धर्मेंद्र जैन नाम का कोई शख्स ही ना हो। नरेश ने फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए इसको क्रिएट किया हो, धर्मेंद्र जैन को, बिल्कुल रोहित की तरह। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि नरेश और अंजलि के बीच में लफड़ा हुआ होगा और इस नरेश ने अंजलि को गायब कर दिया होगा, शायद हमेशा के लिए। होनहार कॉलेज स्टूडेंट एक रोड साइड रोमी को झांसे में फंस गए, किस लिए? सिर्फ एक मोबाइल के। हाँ अजय, क्या खबर? दो बातें हैं सर। पहली तो ये कि धर्मेंद्र जैन नाम का आदमी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मंताना गांव में किराने की दुकान चलाता है। सालवा कला में ही पहले धर्मेंद्र की दुकान थी, 6 महीने पहले बंद कर दी। इस धर्मेंद्र जैन को जल्द से जल्द हमारे पास भेज दो। जी सर। और सर, जो दूसरी बात है वो थोड़ी अजीब है। हमने आसपास के एरिया में अंजलि राव का फोटो सर्कुलेट किया था। यहाँ बाड़मेर रोड पर एक चाय वाला है, उसने फोटो देखते ही अंजलि को पहचान लिया। क्या? जी, उस चाय वाले के यहाँ एक टैक्सी वाला आता है, उसकी टैक्सी में अंजलि थी। अरे ये लड़की तो पुरुषोत्तम ड्राइवर की गाड़ी में थी और साड़ी पहने थी। ये ड्राइवर पुरुषोत्तम अक्सर आता है? हाँ साहब, अक्सर आता है। पुरुषोत्तम भाटी नाम है। कब देखा था अंजलि को उसके साथ? 2-3 हफ्ता पहले, 7 या 8 नवंबर रहा होगा। अरे पंकज भाई, रात भर टैक्सी चलाइए, कड़क वाली बनाओ। अरे पुरुषोत्तम भाई, 1 मिनट तो बैठो। एक पहली गाड़ी में भिजवा देना। चाय। हुलिया बिल्कुल अलग था, पर थी यही लड़की। तकलीफ में थी, रो रही थी, या ऐसा लगा कि कुछ कहना चाहती हो, जबरन उठाई गई हो? अरे नहीं तो साहब, वो आराम से बैठकर चाय पी रही थी गाड़ी में। उस पुरुषोत्तम भाटी का नंबर पता कुछ है? भाई उसका नंबर लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक बार बोल रहा था कि वो बाड़मेर की तरफ रहता है। ये केस कोई भागे हुए प्रेमियों का केस तो कतई नहीं लग रहा। अजय, इस धर्मेंद्र जैन को तुरंत यहाँ पार्सल करो। अंजलि आराम से टैक्सी में बैठकर चाय पी रही और उसने साड़ी पहनी है। सर, इस नरेश शिनॉय के लिए एक मैनहंट लॉन्च करते हैं, और धर्मेंद्र जैन तो आ ही रहा है, लेकिन अभी भी अंजलि के डॉक्यूमेंट्स मंगवाना और अभिषेक को जोधपुर से फ़ोन आना, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, मैं इस पुरुषोत्तम भाटी को ट्रैक कर, अगर अंजलि उसके साथ थी तो इस पुरुषोत्तम भाटी का बेलगाम से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर होगा। इस केस का राजस्थान से जो ताल्लुक निकला उससे एक ही राहत मिली, और वो ये थी कि अंजलि जिंदा है और हम उस तक पहुंच सकते थे। अंजलि खुद अपनी मर्जी से भागी थी या अगवा की गई थी? ये केस क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे सवाल अब भी रहस्य में लिपटे हुए। माँ बाप के लिए ये दौर एक भयंकर सपना था। उनके दिलो दिमाग खौफनाक ख्यालों की गिरफ्त में थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा, और आने वाली हर खबर उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। कॉलेज के दोस्त और क्लासमेट्स भी उतने ही बौखलाए हुए थे।
और एक सवाल उठ रहा था, क्या इन टीनेजर्स की गतिविधियों के गुप्त तरीके उनके एक दोस्त पर टूटे कहर का मुख्य कारण थे, इस भयंकर कांड की रीढ़ थी? अभिषेक, 2 मिनट में मैं एक आवाज प्ले करूंगी, उसे ध्यान से सुनना। पता और कागज तो मैंने साहब जी, पर ये नंबर मैंने कभी लिया ही नहीं। इस लड़की को भी तूने कभी नहीं देखा? मैंने कभी नहीं देखा, और वो फोन भी मेरा नहीं है। ये लड़की मेरे से कभी नहीं मिली, और दुकान बंद किए तो 6 महीने हो गए। अब इतने अरसे बाद इस लड़की के किसी दोस्त को फोन करके कोई कागज मांगू, मुझे लगे कि कोई गलतफहमी हो गई आपको। गलतफहमी तो तुझे हो रही है। तुझे लग रहा है तूने ये कांड किया और अब बच के निकल जाएगा। इस लड़की के किसी दोस्त को फोन करके कोई कागज मांगू, मुझे लगे कि कोई गलतफहमी हो गई आपको। नहीं मैम, ये वो आवाज नहीं थी। पक्का? हाँ मैम, वो आवाज थोड़ी भारी थी, थोड़ी रफ। नहीं सर, 3 बार चेक किया। जोधपुर स्टेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग में ये आदमी धर्मेंद्र जैन कहीं नहीं दिखा। थोड़ा साफ साफ बोल। साहब अपने बेलगाम में ही थोड़े बाहर की तरफ केसरी नगर में नरेश का एक जिगरी दोस्त रहता है, आदेश रायकर। क्या खबर है इस आदेश रायकर की? सर 4 नवंबर को आदेश नरेश का जिगरी दोस्त केसरी नगर के एक टैक्सी ड्राइवर राजकुमार को कहता है एक रात के लिए लड़की चाहिए। कहाँ है लड़की? फोटो तो देखा? पहले रोकड़ा दिखा राजकुमार। तू कब से दलाल बन गया बे? जबान संभाल अपनी। किसी ने बोला कि तेरे को शौक है इसलिए पूछ रहा हूँ। अपना भाषण देके ना चाय कड़वी मत कर। इस आदेश की पत्नी लक्ष्मी रायकर एक दवाई की दुकान में काम करती है। शिवाय से आदेश और इसकी पत्नी लक्ष्मी रायकर पर 24 घंटे नजर रखो और टैक्सी ड्राइवर राजकुमार को हाजिर करो। ये अंजलि है, कॉलेज स्टूडेंट। हमें शक है कि तेरे दोस्त आदेश के दोस्त नरेश ने या तो इसे भगाया या फिर अगवा किया। संभावना है कि 4 नवंबर को आदेश ने जो लड़की तुझे ऑफर की थी वो ये हो सकती है। आदेश से मुझसे सिर्फ लड़की की बात हुई थी। उसने कहा था कि वो ओनली लड़की है, लेकिन फोटो वोटो नहीं दिखाई थी साहब। 7 या 8 नवंबर को इस लड़की को राजस्थान में बाड़मेर के आसपास देखा गया, पुरुषोत्तम भाटी की टैक्सी में। राजस्थान? हाँ राजस्थान। क्यों? सब 5 या 6 नवंबर ये तो याद नहीं है, लेकिन उस चाय की टपरी पर मैंने राजस्थान रजिस्ट्रेशन की एक टैक्सी देखी थी और आदेश और वो टैक्सी ड्राइवर बहुत देर तक बात भी कर रहे थे। भाई एक चाय देना। साहब मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। आदेश जिस टैक्सी वाले से बात कर रहा था उसका नाम पुरुषोत्तम भाटी था। मेरे आदेश से इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। गौरव, आदेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी को उठाओ। क्या हुआ साहब? दिन भर गए तेरे आदेश। चल। आदेश रायकर के बारे में आई धुंधली सी खबर ने हमें ये आभास दिया कि अंजलि राव के साथ क्या हुआ हो। लक्ष्मी रायकर। जी मैडम। चल, तेरे से कुछ बात करनी है। आदेश की पत्नी लक्ष्मी एक तरह से जमानत थी ताकि आदेश सच बोल दे। उस वक्त हम अंधेरे में थे कि अंजलि के गायब होने में लक्ष्मी रायकर की भी अहम भूमिका थी। हाँ साहब, नरेश मेरा दोस्त है, लेकिन इस लड़की को मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा साहब। मैंने भी कभी नहीं देखा सर। साहब आपके लोग खबरी लोग हैं ना, उनसे कुछ मिस्टेक हुआ। 2 मिनट का वक्त देता हूं। 2 मिनट के अंदर अंदर अपना गुनाह कबूल कर लो और चुपचाप बता दो कि अंजलि कहाँ है। 2 मिनट के अंदर अंदर नहीं बताया ना तो ऐसी धुलाई करेंगे कि जिंदगी भर याद रखो। तुम लोगों का टाइम शुरू होता है अब। अब बातें करने का वक्त खत्म। साहब
अंजलि को नरेश हमारे घर लाया था, लेकिन साहब वो लड़की कौन है क्या है हमें बिल्कुल नहीं मालूम था। वो तो नरेश बोला कि एक लड़की है और घर लानी है। अबे लड़की है ना तो उसमें क्या टेंशन? गर्लफ्रेंड है क्या? बस ऐसा ही है। कल लेके आऊं, चलेगा? आज ला, कल ला, कभी भी ला। और ये फोन 1 नवंबर को आया होगा? जी सर। फिर ये है अंजलि। आखिर में हम प्राइवेट में आ ही गए। पहली बार था ना, इसलिए थोड़ा दर्द हुआ होगा। बोल रही है कि दर्द बढ़ता जा रहा है। आदेश यार, ये डॉक्टर विक्टर को दिखाया तो लफड़ा हो जाएगा। तू बाहर चल। ये दर्द वर्द को गोली मार, 2 दिन में सही हो जाएगा। तू मुझे पता है ये लड़की का करने क्या वाला है बे? हाँ, तू बोला ये घर से भाग के आई है ना? हाँ। इरादा क्या है तेरा? सीरियस है क्या इसके लिए? अबे सीरियस, देखा देखी पसंद आ गई, पट गई तो उठा लिया। मतलब भगा लिया तूने? हाँ वही समझ। और ये है कौन? अबे कुंडली थोड़ी निकाली है यार, शादी थोड़ी ना करनी है। वो ब्रह्मानंद कॉलेज की स्टूडेंट है, स्मार्ट है, अच्छी दिखती है। अब इससे ज़्यादा और क्या जानना होता है बे? क्यों, क्या हुआ बे? कुछ बोलेगा? नहीं, वो ये अंजलि को लक्ष्मी बहनी ने कौन सी दवाई दी थी? क्यों? ज्योति बन गई ज्वाला? अबे हाँ बे, अबे दर्द वर्द तो सब गुल, ऊपर से आग सा जोश, ऐसे ऐसे जानवर वाला। ये नाश्ते के बाद इसे खा लेना, सब दर्द से परमानेंट छुट्टी मिल जाएगी और सब अच्छा भी लगेगा। क्या दवा है बे? तेरी लक्ष्मी बहनी मेडिकल में काम करती है, बिना डिग्री की डॉक्टर है वो। और ये गोली है ना, इसकी चाह बढ़ाती है। अच्छा तभी ऐसे चिपकती है, ऐसे तिरकती है। तू इससे प्यार वार तो नहीं करता ना? अबे पागल है क्या तू? दवाई का नाम बोल, दवाई का नाम बोल लक्ष्मी रायकर। बुप्रोजेक्टिन 200 अडल्ट हार्मोन्स बढ़ाने की दवाई है, पेन किलर भी है, एंटी डिप्रेसेंट भी। अंजलि इस वक्त कहाँ है? और वो राजस्थान का टैक्सी ड्राइवर पुरुषोत्तम भाटी, वो कहाँ मिलेगा? सर, इन लोगों ने जो किया सो किया, मैंने सिर्फ दवाई दी थी ताकि दर्द ना। बड़ा अच्छा काम किया तूने, तुझे तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। नरेश एक नाबालिग लड़की को, एक बच्ची को तुम्हारे घर लेके आया बहला फुसला के। उसने जो किया सो किया, पर तूने क्या किया? तूने उसे ऐसी दवाइयां खिलाई जिससे वो जिंदा लाश बन गई। उसके अंदर की सोच, समझ, जज्बात, इन सब की जगह किसने ले ली? हार्मोन्स ने, सेक्स के हार्मोन्स ने ले ली, वो भी उसकी बिना मर्जी के। तूने अपने पति से उसका बलात्कार कराया, शर्म नहीं आई तुझे? साहब संभाली नहीं जा रही थी हमसे वो पता नहीं ये दवाई कुछ ज्यादा ही काम कर गई कि क्या। वो साहब 24 घंटे वो चार्ज पे रहती थी साहब, और उसको मालूम भी था कि ये सब हो रहा है, तो दलीलें करती थी साहब कि खल्लास कर डालो, मार डालो। अब हम खूनी तो नहीं है ना साहब? अंजलि, दवाई ले लो। नहीं दीदी, ये दवाई सिर्फ पेन किलर तो नहीं है, मुझे इससे बड़ी शर्म आती है, बहुत गंदा लगता है।
अब ये और दवाई नहीं ले सकती। अंजलि, इसके बिना दर्द होगा, बदन में हो ना हो दिल में जरूर होगा। मुझे कोई ऐसी दवाई दो ना जिसे एकदम से मुझे नींद आ जाए, मैं नींद में ही मर जाऊं, कभी उठूं ही नहीं। मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था। वैसे भी अब घर वालों के सामने नहीं जा पाऊंगी, कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी। प्लीज दीदी, प्लीज मेरी मदद करो ना, प्लीज, मुझे मर जाना। नरेश ने मुझसे कहा था हम दोनों शादी करके बेंगलुरु या मुंबई सेटल हो जाएंगे, दोनों साथ में जॉब करेंगे, पढ़ेंगे। मुझे वो लाइफ चाहिए थी, ये लाइफ नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं चाहिए थी। अभी तो नींद की दवाई देके सुला दिया है उसे, लेकिन उसका असर चंद घंटों के लिए ही रहेगा। नरेश, तुम्हारी और इस लड़की की पूरी जिंदगी का सवाल है। सच सच बताओ, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए थे? मैं कुछ ज्यादा सोच समझकर उसे यहाँ नहीं लाया था। बस मन था किसी कुंवारी के साथ कि ये पट गई तो मौका छोड़ता क्यों। स्मार्टफोन लेटेस्ट मॉडल है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नरेश, सच में मेरे लिए? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा से स्मार्टफोन चाहिए था, अब मिल गया ना। थैंक यू। तुम्हें पता है नरेश, आज तक मैं मेरी लाइफ में जितने भी लोगों से मिली हूं ना, तुम दी बेस्ट हो। वो तो मैं जानता हूँ, कुछ नया बता। अगर मैं यही फ़ोन अपने बाबा से मांगती ना, तो मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। अच्छा, ये सिम ले, रोज बातें करेंगे, ठीक है? और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास ये फोन है, अपनी सहेली को भी नहीं, और हमेशा साइलेंट पर रखना, छुपा कर। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सालों का सपना ना पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। सच में मैं बस 2-4 बारी उसके साथ सोना चाहता था, या ज्यादा से ज्यादा एक पूरा दिन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ये तो भाग कर ही आ गई मेरे साथ। मुझे क्या पता था ये इतनी सीरियस हो जाएगी। नरेश, मैं बहुत कम कपड़े लाई हूँ अपने साथ। नए खरीद लेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। देख, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचना। तुम लोग ही कुछ बताओ यार, मेरी तो बैटरी डाउन है। देखो, उसको मारने वारने का सोचना भी मत, कभी ना कभी जरूर पकड़े जाएंगे। हाँ, तो उपाय क्या है? आदेश यार, तू ही कुछ आइडिया सोचना। देख, लड़की अपने हाथ में, और उसका मूड बनाने की दवा लक्ष्मी के हाथ में। जब तक मुर्गी मूड के अंडे देती है, हम उन अंडों को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। आदेश, क्या बोल रहे हो ये? अब पहले मुझे लगा कि ये काम हलवा होगा, रोज 8-10 आदमी तो ऐसे ही मिल जाएंगे और हम घर बैठे माल बटोरेंगे। फिर तूने अंजलि को धंधे में लगाया? नहीं साहब, मैंने पहले सिर्फ कोशिश की, कुछ लोगों से बात भी की, लेकिन साहब मैं डर गया था साहब। मैंने सोचा कि रोज आदमी लोग घर पे आएंगे और लड़की भी नज़रों में आएगी लोगों की, तो और ऊपर से साहब आपने अखबार टीवी में उसकी फ़ोटो भी दी थी। अंजलि उस टैक्सी ड्राइवर पुरुषोत्तम भाटी के पास कैसे पहुंची? पुरुषोत्तम भाटी मेरे पास आया था, मैंने कुछ टैक्सी ड्राइवरों को बताया था, तो उससे पता चला था कि मेरे पास लड़की है। लड़की? क्या लगता हूँ, दलाल? अरे भाया, हमारे को छोरी संग बैठना कोनी है, उसे खरीदना है। देख, मैं लड़की नहीं बेचता, ठीक है? देख भाया, मैं थारे को 90,000 नकद दे सकूं अभी। इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं यहाँ से ना हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। छोरी उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अरे हमारी गाड़ी पे नजर घुमा के देख, क्या लिखा है? ये राजस्थान की टैक्सी है और मैं पुलिस वाला हूँ को नहीं। हमारे को सच में छोरी खरीदनी है, थोड़ी अर्जेंट वाली बात है। अंजलि, तुझे आराम चाहिए था ना? नहीं दीदी, मुझे मरने से ही आराम मिलेगा। वैसे भी मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती अब। अंजलि, तुझे आराम मिल सकता है बिना मरे, उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, मुझे जीना नहीं है, मुझे गोली दे दो।
मार डालो मुझे। अंजलि मेरी बात सुनो, तुम्हें एक साफ सुथरी अच्छी जिंदगी मिल सकती है, यहाँ जैसी नहीं कि गोली खाई और बैठने की मजबूरी। ये सब बंद हो सकता है। कैसे? जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। हमने अंजलि को 90,000 में भेज दिया पुरुषोत्तम भाटी को। मैडम, अंजलि अपने माँ बाप के पास लौटना नहीं चाहती थी और हम नहीं चाहते थे कि वो अपनी जान वान ले ले। उस समय जो हम लोगों ने किया वो एकदम ठीक फैसला था। एक तरह से हम लोगों ने उसे विदा किया है, जैसे अपने परिवार वाले को करते हैं वैसे। खुद की बेटी होती तो भी ऐसे ही विदा करती। पुरुषोत्तम का नंबर और पता बोल। बाड़मेर में है पुरुषोत्तम। सर, पुरुषोत्तम भाटी को हमने पकड़ लिया है, हमारी हिरासत में। सर, खाल उधेड़ दी हमने पुरुषोत्तम की, उसे बोल दिया अंजलि राव कहाँ पर है। वेरी गुड रंजीत, हम अभी बाड़मेर के लिए निकले हैं। हमें किसी भी सूरत में अंजलि को सही सलामत बेलगांव वापस लेकर ही आना है। तूने बेंगलुरु बोला था, नरेश वहाँ नहीं है, और कहाँ छुप सकता है वो? साहब बैंगलोर नहीं तो साहब गोवा गया होगा वो। उसका खास दोस्त रहता है वहाँ पर साहब। खास दोस्त का नाम, नंबर और पता? ये बाड़मेर कहाँ है? मैंने कुछ पूछा आपसे। बाड़मेर कहाँ है? वहीं राजस्थान में कहीं। मतलब सच में हमारी अंजलि राजस्थान में है? इतनी दूर? वहां कैसे पहुंची? पता नहीं, ये पुलिस वाले उसे लाने गए हैं। किसके साथ है? इतने दिन क्या कर रहे थे वो? बोले ना। हमारी अंजलि को ना बेचा गया था। क्या? सुनीता, हमारी अंजलि को वहां, हमारी बेटी को। हमारे को यहाँ दो आदमी मिले थे जी, एक अफजल कादरी और दूसरा रामसरन। तस्करी करते हैं वो औरतों की, बच्चों की? वो तो हमारे को नहीं पता सरकार। हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मालरा गांव है। इन दोनों ने हमारे को बताया था कि वहाँ कोई सेवक मीणा है जिसे लड़की खरीदनी थी। 90,000 में तूने उनसे खरीदा, और उन दोनों को कितने में बेचा? सरकार 1,20,000 में। इसका मतलब अंजलि राव मालरा में सेवक मीणा के घर में है। होनी तो वही चाहिए सरकार। इतने तगड़े पैसे दे के खरीदी उन्होंने अफजल कादरी और रामसरन से। सलाम सरकार। यही है सरकार, पूरे गांव जाने हैं कि सेवक मीणा ने छोरी खरीदी है, और हमारे इस गांव में तो सगड़ी औरतें घूंघट में रह गए, तो चेहरा को उन्हें देखो ना है। लड़की खरीदी किस लिए गई? सरकार, ये इलाका में पानी से ज़्यादा कमी छोरी आ रही है। घर चलाने, वंश चलाने, ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग लड़कियां खरीद बीसू ब्याह कर लेवे। अंजलि सेवक मीणा से ब्याह गई? ना सरकार, सेवक को बड़ो बेटो है सुमित। सुमित काफ़ी अरसे से कुंवारो बैठो है, तो सेवक ने सुमित और शायद इस लड़की की चुपचाप शादी करा दी। और वो फोन भी तो सुमित ने की तो बेलगाम लड़की के कागज मंगाने के लिए, ताकि शादी पक्की हो। पर सुमित के पास ये धर्मेंद्र जैन के नाम वाला फोन आया कहाँ से? वो फोन भी सुमित ने बनवाया होगा सरकार, मैंने पता लगाया। सुमित सालवा कला में धर्मेंद्र जैन की दुकान पे साथ काम करते हो। शाबाश, हम चुपचाप धावा बोलेंगे। हाँ जी, एक लड़की है आपके घर पे, अंजलि नाम की, बुलाइए उसे। ये छोरी तुम्हारी बहू है? अरे छोरी की लुगाई है। अंजलि राव को बाहर बुलाओ सेवक मीणा। पुलिस से हो? हाँ, बाड़मेर पुलिस से। बेलगाम, कर्नाटका। बुलाओ। सुमित,
रे सुमित। अब बापू। हटिया बेटा। अरे अरे क्या काय कर रहा हो पाया? अंजलि से बकायदा ब्याह करवाया इसका। अरे हटा पीछे। दो बार बेची गई नाबालिग लड़की को फिर से खरीदते हो? ऊँट है गाय बकरी है वो, हाँ? और ऊपर से कहते हो बाकायदा ब्याह करवाया, बाकायदा। और तू बुद्धू एक नाबालिग लड़की के सर्टिफिकेट मंगा कर शादी रजिस्टर करवा लेगा? पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा। मुझे अंजलि से बात करनी है। काई बात करनी है अंजलि से? काई बात करनी है? ए छोरी बता इन्हें, तू सुमित की लुगाई है ना? वो क्या? अंजलि, क्या तुम जगदीश और सुनीता की बेटी हो? रूपेश की बहन हो? ब्रह्मानंद कॉलेज की स्टूडेंट हो? अंजलि, तुम शाम को अपने बाबा का हाथ बटाने जाती हो उनकी दुकान पर। तुम यहाँ अपनी मर्जी से हो या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है? मैडम जी, क्यों हमारी बहू के दिमाग में जहर घोल रही हो? जहर का घूंट वो बच्ची बहुत पी चुकी है, अब नहीं। अंजलि, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाने आए। तुम्हें जाना आना अपने माँ बाप के पास? बेशर्म, घूंघट। इसकी बात मत सुना अंजलि, मैं तुम्हें तुम्हारे आई बाबा के पास ले जाने आई हूँ। तुम जाना चाहती? अंजलि, मुझे अपने घर जाना है। छोड़ो, छोड़ो, आप हटिए। अंजलि अंदर हाथ हटाइए। नीतू, पकड़ो इसे। अरे छोड़ो, लेके जाओ। छोड़ो भारी को। मुझे अपने घर जाना है। मुझे मेरे आई बाबा के पास जाना है। अंजलि अगवा हुई थी ये हमें किसी ने न बताया जी। हम तो अंजलि को लेकर कोर्ट भी गए थे शादी रजिस्टर कराने के लिए। जा तू अंदर जा। बापू, वकील साहब ने साफ साफ कह दिया छोरी के कागज पत्री के बिना शादी रजिस्टर करा ही नहीं सकते। मैं अभी फोन घुमाता हूँ सफजल कादरी को। लड़की हमें बेची तो कागज पत्री क्यों ना दी? उन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे साहब। फिर मैंने अंजलि से पूछा, बोल छोरी, तेरे कागज पत्री कहाँ से मंगवाए? अरे छोरी बोल ना, अरे मुंह तो खोल। तेरे घर वाले देंगे तेरे कागज पत्री? फिर बोल ना। मेरा एक दोस्त है बेलगाम में, उससे बात करिए। ठीक है, नाम नंबर दे दोस्त का। उसका नाम अभिषेक स्वामी है। देख 27 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 है ना, उसके सामने जो टिकट खिड़की है वहीं पे आके खड़ा हो जाना सुबह 11 बजे। जोधपुर? हाँ, अकेले आना और सारे कागज लेके आना। नीली शर्ट, काली जींस की पैंट नीचे, आसमानी नीला, गहरा नीला नहीं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए सामने क्यों नहीं आया तू? कैसे आता साहब, आप लोगों की पूरी फौज थी वहां पर, पहचान लिया था मैंने। कब से एक ही जगह पर खड़े थे और ऊपर से एक तो मोबाइल से फिल्म बना रहा था। मुझे लगा भाड़ में जाए जन्म पत्री, मैं वैसे ही सिंदूर डाल के शादी कर ली घर पे। और इस काम के लिए तुमने धर्मेंद्र जैन का फोन इस्तेमाल किया? धर्मेंद्र जैन पे हमारे को पहले से गुस्सा था साहब। अचानक से बिना बताए दुकान बंद कर दी उसने, रातों रात में बेकार हो गया। तो बस फिर वो वाला फ़ोन मैंने रख लिया साहब और उसी फ़ोन से अभिषेक को फ़ोन घुमाया। हाँ हाँ साहब, याद आ गया मैंने। ये सुमित ना झगड़ा करके गया था और वो फोन भी ले गया था। बस हमारी गलती है साहब कि वो नंबर पर करवाना भूल गया था। देखो ना कितना भारी पड़ गया मैंने। जगदीश जी, सुनीता जी, देखिए अंजलि घायल है अंदर से। पिछले कुछ अरसे से उसने बहुत कुछ सहा, टूट चुकी है। जाने अनजाने में उससे जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की वजह से उसके अंदर दोष भावना घर कर गई। आपको बहुत ही धीरज से, प्यार से, हल्के हाथ से सहलाते हुए उसे दोबारा जिंदगी में दाखिल कराना होगा। मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत कंप्लेंट्स थी। हम सारी सहेलियां अक्सर ये फील करती थी कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते, हमें जो चाहिए वो नहीं देते। लेकिन जब नरेश ने मुझे वो फोन दिया तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ क्या वो मेरे साथ ऐसा करेगा। तुम्हारी उम्र ही कुछ ऐसी है अंजलि, लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है।
ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा शर्मनाक बर्ताव था। हर पल आई बाबा रुपेश को बहुत मिस किया, लेकिन अब मैं उनसे आंख नहीं मिला पाऊंगी। मुझे घिन आती अपने आप से। घिन तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें इंसानियत की नजर से नहीं देखा। तुम अपने आप को दोष मत दो अंजलि, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम अपने माँ बाप के पास लौटकर वापस आ पाई, और इस दर्द से निकलने में वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम ये डर अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तुम्हें गुमराह किया गया, और वो इस बात को समझते हैं। अंजलि, तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर लिखो। अंजलि को उसकी गलती का एहसास है, पछतावा है। वो तो मौका मिलते ही आत्महत्या करने की सोच रही थी। इसलिए तो अंजलि ने राजस्थान में सुमित को अभिषेक का नंबर दिया, आपका नंबर नहीं दिया। वो खुद को पकड़वा कर घर लौटने नहीं चाहती, लेकिन हम उसे ले आए। संभालिएगा उसे प्यार से। दीदी, बाबा बोले वो तुम्हारे नई साइकिल लेने वाले, बोले कल से तुम कॉलेज वापस जाओगी। दोनों ट्रैफिकर्स अफजल कादरी और रामशरण को बाड़मेर में पकड़ा गया। अंजलि के बयान से यह बात भी सामने आई कि ड्राइवर पुरुषोत्तम भाटी ने भी उसके साथ बलात्कार किया था। आखिरकार हमने नरेश शिनॉय को गोवा से धर लिया, जहां वो एक दोस्त के घर में छुप कर रहे हैं। किशोर अवस्था में एक खुमार होता है जो किसी भी बालक या बालिका को मनवाता है कि उसका भला उसके सिवा कोई नहीं जानता। माँ बाप तो कतई नहीं। बचपन और जवानी के उस नाजुक कगार पर माँ बाप आज़ादी के सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं। ये भावनाएं कुदरती हैं, हम सब उस दौर से गुजरते हैं। पर इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि खतरे के प्रति लापरवाह बने। अपने व्यक्तित्व को संवारने का अवसर और एक झांसी। हेलो, क्या हाल है दोस्त? कैसा है? एकदम मस्त। तू बता। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। क्या हुआ? अभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाना। ऐसे कैसे पटना पहुंचकर भी फोन नहीं किया उसने? पारस मैदान के मेन गेट से पहला राइट लेना, वहाँ से 2 गली छोड़ के एक खंडर दिखेगा, वहाँ आ जाओ। रास्ता काफ़ी सकरा है, छोटी एम्बुलेंस लेके आना। क्राइम ब्रांच जोन 6 मुकाया वारदात पर पहुंच गई है। लाश आदमी की है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है बॉडी पर। गला घोटा गया। सब इससे जुड़ा हो सकता है। पहले पहचान हो जाए तभी कोई कड़ी जुड़ेगी।
शफीक भाई सीधा कॉलेज ही चलते हैं, हो सकता है उसका फोन खराब हो गया हो। आपा शायद कहीं काम से बाहर गया हो, आप टेंशन ना लो। लेकिन यहाँ पटना पहुंचने के बाद भी एक भी फोन नहीं किया उसने। ऐसा तो कभी नहीं करता वो। तेईस से 26 के बीच में उम्र, मौत गला घोटने की वजह से हुई, लगभग 18 घंटे पहले। मतलब कल दोपहर को खाना खाने के बाद। पेट में फूड ट्रेसेस तो नहीं मिले, लेकिन ब्लड में अल्कोहल लेवल बहुत हाई था। अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। फिर भी सारे स्टेशंस पे अलर्ट जारी कर दो। एक ही दिन हुआ है तो अभी तक मिसिंग कंप्लेन आई नहीं होगी। अवस्थी सर, पोस्टर इश्तेहार जारी करवा दें? तुरंत करवा दो। ओके सर। ऐसी जगह पर आमतौर पर लोग आई लव यू, राजू लव्स मीना वगैरह लिखते हैं, पर ये तो कुछ और ही है। सर प्यार वाला संदेश तो नहीं लगता, किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन लगती है। तुम हो, कोई और नहीं हो सकते। शफीक जी, आप पारसबाग पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच से मिल लीजिए एक बार। मनोज जी, बात क्या है? कुछ पता चला है आपको? नजीब ठीक तो है ना? क्या हुआ नजीब को? उसका पोस्टर लगा है, उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है पुलिस को। लिखा है उसकी डेड बॉडी मिली थी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। पोस्टर पर फोटो नजीब का ही है। क्या हुआ भाईजान? क्या हुआ बताइए ना भाईजान। नजीब ठीक तो है ना? ये सब कैसे? कल 11 तारीख को हमें एक अज्ञात फोन आया था। पारसबाग के खंडर में हमें लाश मिली। हमारे साथ ही था। शुक्रवार और शनिवार को गया से निकला पटना आने के लिए। वो यहाँ पटना पहुंचा, लेकिन उसने अपने घर फोन नहीं किया। उसका फोन भी बंद था। तो उसके अब्बा यानी कि मेरे बड़े भाई शफीक ने मुझे फोन किया कि कहीं वो मेरे यहाँ तो नहीं आया। हम लोग कल उसके क्वार्टर भी पहुंचे थे, लेकिन वो ताला बंद था। शराब? जी, काफी पी रखी थी नजीब ने। घटनास्थल पे हमें शराब की बोतल और ग्लासेस भी मिले। वो किसी के साथ बैठकर पी रहा था। नामुमकिन। हमारा नजीब तो पान तक नहीं खाता था। कभी नहीं पीता था। हमारे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का था। सब लोग उस पर फख्र करते थे। कितने मारा होगा हमारे नजीब को? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम करीम जी। शायद उसे किसी ने पीने के लिए बुलाया था और मार डाला। किसके साथ पीने बैठा होगा नजीब? कौन कौन दोस्त थे उसके? हम कह रहे ना, वो पीता ही नहीं था। फोन नंबर दीजिए आप उसका। लैपटॉप की एंट्री करो और कब्जे में ले लो। एज लैब असिस्टेंट नजीब अपने काम में एकदम परफेक्ट था। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा था। कॉलेज में भी सभी शॉक्ड थे। सब स्टूडेंट काफ़ी पसंद करते थे उसे। किसी स्टूडेंट के साथ पीना भी ना होता होगा, या फिर
किसी कलीग के साथ? नजीब पीता था ये तो मुझे पता नहीं मैडम, और ना ही ऐसा कुछ सुना। हाँ, पर कभी लेट नहीं होता था वो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नजीब, एज यूजुअल टाइम से पहले हैं। सर ये फाइनली आ गए हैं बीकर्स, तो मैं इनको यहाँ पे लगा रहा हूँ। वो आधे घंटे में प्रैक्टिकल्स है ना सेकेंड ईयर वालों के। काफ़ी खुश मिजाज था, काम में एकदम पंचुअल, एकदम सटीक। मैडम भला ऐसे आदमी को कोई क्यों मार डालेगा? दीवार पे ये लिखा मिला था, तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब हो सकता है मैडम? मनोज जी को ये कह रहा है कि जो तुम हो वही रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। आपको लगता है इसका नजीब से कोई ताल्लुक बनता है? मुझे तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आता मैडम। मतलब नजीब जो था वो सही था, मतलब वो कोई और बनने की कोशिश क्यों करता? कोई और है जो नजीब को करीब से जानता हो, जो हमें उसके बारे में कुछ और बता सके? आप अशोक से बात कीजिए, वो और नजीब काफ़ी करीबी दोस्त थे। समझ नहीं आ रहा सर, नजीब कुछ और बनने की कोशिश ही क्यों करता? वो जो था, जो कर रहा था, उसे अच्छी तरह निभा रहा था। MSc ऑनर्स कर ली थी, अच्छी जॉब थी, और सब लोग पसंद करते थे उसे। जिसे सब लोग पसंद करते हैं अशोक, उसे कोई ना कोई नापसंद भी जरूर करता है। नजीब जो था उससे किसी को तो आपत्ति थी, इसलिए मार डाला उसे। सर ऐसा कोई मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा, और वैसे भी नजीब का कभी किसी के साथ कोई पंगा ही नहीं हुआ, एकदम सीधा बंदा था सर। अशोक, हमें कुछ नया सुनना है। सबका यही कहना है कि वो पढ़ा लिखा था, मिलनसार था, काम में अच्छा था, ये था वो था। बस सच ये है कि नजीब को किसी ने पारस बाग के खंडहर में बुलाया, उसके साथ दारू पी और फिर उसका मर्डर कर दिया। करीबी दोस्त था तुम्हारा, अच्छे से जानते होगे, तो फॉर्मेलिटीज को साइड कर दो और असली बात सामने रखो। नजीब पीता था मैडम, हम लोग कई बार उसके रूम पे बैठते थे। उसे पीने का काफ़ी शौक था, लेकिन इस शौक का दुनिया में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं। और ऐसा क्या क्या था अशोक जो किसी को मालूम नहीं है? कौन है ये? नजीब की गर्लफ्रेंड हो सकती है सर, लेकिन अभी तक जिक्र किया नहीं किसी। नजीब के शराब पीने के शौक का जिक्र भी काफ़ी देर से। हीना मिर्जा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड ही थी मतलब? 1 महीना पहले ब्रेकअप हुआ था। क्यों? हिना अभी फोन नहीं उठा रही है यार। अरे जाने देना यार, प्यार में कैसी जबरदस्ती। अच्छा, ऐसे कैसे जाने दे? प्यार में नाइंसाफी चलती है क्या? काफ़ी डिस्टर्ब रहता था, सबसे मिलना भी बंद हो गया था 1 महीने से। मैंने पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। सारी दुनिया उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी परेशानियों के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे भी हलक में उंगली डालनी पड़ी। मैंने नजीब को कई दफ़ा समझाया था कि हिना उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं थी? सर हिना थोड़ी अलग है, थोड़ी बोल्ड टाइप, और वो नजीब के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करती थी। कुछ समझ नहीं आता था उसका। मतलब जब नजीब गायब हुआ तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब पता चला कि उसका मर्डर हो गया, The number you have called is currently switched off. ब्रेकअप क्यों हुआ था? पर्सनल है, और ब्रेकअप होना कोई गुनाह तो नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन मर्डर नॉर्मल नहीं है ही ना। ओके, मर्डर नॉर्मल नहीं है, मगर मेरी नजीब के साथ रिलेशनशिप मर्डर का कारण नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस? क्यों? नर्वस होना चाहिए मुझे। तो फिर ब्रेकअप का कारण क्यों नहीं बता रही हो? कहा ना पर्सनल है, बताना ना बताना मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी को लॉकअप के अंदर ले चले, मिलवाएं तुम्हारी मर्जी को हमारी मर्जी से। धमकी किसे दे रही हैं आप? हमें हल्के में लेने की गलती मत करना। उस नजीब से हमारा कोई लेना देना नहीं था। किसी की जान लेने गई, लेना देना तो हुआ है आफरीन जी। तो हमने मार डाला उसे? अजीब जबरदस्ती है ये। खामखा हमारे सर पर खून थोपेंगे आप। 2 साल की रिलेशनशिप थी मेरी और नजीब की, लेकिन नजीब हद से ज्यादा पजेसिव हो रहा था। किसी फिल्म स्टार की तारीफ भी करूं तो आग बबूला हो जाता। दरअसल सर, लोगों ने जो आपको नजीब के बारे में बताया है ना, नजीब वो नजीब था ही नहीं, वो कोई और ही था। तुम
कोई और नहीं बन सकती। नजीब की हमें जहां लाश मिली उसके पास दीवार पर लिखा था। ओह, तो ये कि तुम कह रही हो कि नजीब वो नजीब नहीं था जो लोग उसके बारे में कहते थे। वो कोई और ही था, उसकी असलियत कुछ और ही थी। दीवार पर लिखा हुआ ये भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। सो दोनों बातें कनेक्टेड हैं। यानी कि मैंने, जिसने ये मर्डर किया या करवाया है, वो ये दीवार पर लिख देती है या लिखवा देती है ताकि आप आसानी से ये कनेक्शन ढूंढ सकें, नहीं? क्यों? कोई भी निशान क्यों छोड़ रहा है पीछे? जीते जी मैं इसको कह नहीं पाया, अब इसकी रूह पड़ ली। नजीब वो नजीब क्यों नहीं था जो दुनिया उसे समझती थी? क्योंकि मैंने उसकी असलियत देखी थी। तो वो असलियत क्या थी हिना? नजीब साइको हो रहा था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो पागलों के जैसे मेरा पीछा कर रहा था, वायलेंट हो रहा था। तो वो असलियत क्या थी हिना? नजीब साइको हो रहा था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो पागलों के जैसे मेरा पीछा कर रहा था, वायलेंट हो रहा था। कारण बताओ। थकान। मतलब बोरियत। तुम बोर हो गई हो मुझसे? जो समझना है समझ लो। जब तक अच्छा था, अच्छा था, अब नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकती हो ना। जब तुम्हारा मन चाहता तब रिश्ता रख लिया, वरना 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। मैं सब होने नहीं दूंगा। ऐसा हो चुका है नजीब, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। सोचना भी नहीं, चुपचाप सहूंगी नहीं मैं। एक बार ये आईने में देखो खुद को, देखो क्या बन गए हो तुमने मुझे ऐसा बना दिया है ना। खुद पर तरस खाना तुम्हारा स्टाइल कभी नहीं था नजीब। इतना भी जलील ना करो खुद को। क्या है? हिना कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। आखिरी बार शराफत से कह रही हूँ, हिना तुझसे नहीं मिलना चाहती। मुझे हिना से एक बार मिलना है, प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। मुझे पुलिस कंप्लेंट करने पर मजबूर मत करना नजीब। तो फिर क्यों नहीं की पुलिस कंप्लेंट? क्योंकि मैं हमारे रिश्ते का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो पहले ही पागल हो रहा था और उसके पागलपन को मैं और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा टाइम लगेगा पर संभल जाएगा। मैं तो आगे बढ़ ही चुकी थी। सुना आगे बढ़ने में कोई हमसफर भी मिल गया था नया? पुलिस वाली है ना, सबूत तो हो गए। तो फिर दोबारा मुझसे पूछकर क्या मजा आ रहा है आपको मैडम? यानी हमने सही सुना है। आप लोग जो सुनते हैं, जो करते हैं और जो कर रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और मेरी पर्सनल लाइफ जिसमें आप इस वक्त दखल दे रहे हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। क्या कोई और था हिना? नहीं था, बस मैं नजीब के साथ और रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी। नजीब तो अब रहा नहीं, तो अब आप किसके साथ रिलेशनशिप में है हिना जी? आप तय कीजिए, आप नजीब की मर्डर मिस्ट्री सुलझा रही हैं या मेरी लव स्टोरी लिख रही हैं? हिना, तुम्हारी इस नई लव स्टोरी में नजीब काटा था, परेशान कर रहा था, किसी तरह का ब्लैकमेल? आपका मतलब है कोई सेक्स टेप, अश्लील वीडियो? करेक्ट। गलत। आप लोग ना पूरी तरह गलत रास्ते पर चल पड़े हो। देखिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक तो अपना सेक्स टेप बनने देती और दूसरा ब्लैकमेल से डरती। और आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे ना मेरी निजी ज़िंदगी को नजीब से कोई खतरा था, और अगर होता भी तो वो खतरा ख़त्म करने के लिए मैं उसकी जान नहीं लेती। झूठ बोल रही। हिना के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसकी ज़िंदगी में जो अब है, इसके इस नए प्रेमी की हिस्ट्री भी निकलवाओ। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। श्योर ये नजीब की ज़िंदगी से जुड़ा है और शायद हिना की भी। सर नजीब को शायद फुसला के मौत के खंडर बुलाया गया था। 10 सितंबर की दोपहर को जो कॉल आया था वो आखिरी कॉल? हेलो सर, नंबर ट्रैक किया है 4447898811। फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस। सर इस नंबर से एक ही कॉल हुआ है नजीब को। सर अब ये नंबर स्विच ऑफ है। पूरी प्लानिंग से मारा गया नजीब को। नजीब को शराब पिलाना ये प्लान का हिस्सा रहा होगा। कातिल शायद जानता था कि नजीब शराब का शौकीन। नजीब पीता था मैडम, उसे पीने का काफ़ी शौक था। अशोक मौर्य के अलावा और कौन इतना करीब था जो इस गुड बॉय नजीब की बैड हैबिट के बारे में जानता था? शायद हिना ने अरेंज किया, शायद वो हिना और नजीब दोनों को जानता, शायद हिना को चाहता हो।
हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी पीता हो, पर सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नहीं सर, मेरे ध्यान में कोई नाम नहीं आ रहा है। सर मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि नजीब और क्या बनने की कोशिश कर रहा था, और वो कोई और क्यों बनना चाहेगा। सर मैं तो उसी नजीब को जानता था जो वो था। अशोक, क्या इस लिखाई का इशारा हिना की जिंदगी में उस दूसरे आदमी की तरफ था? क्या हिना ये चाहती थी कि नजीब उस दूसरे आदमी जैसा बने, या फिर वो दूसरा आदमी चाहता था कि नजीब उसके जैसा ना बने? मुझे नहीं मालूम सर, मैं नजीब के क्लोज था, मैं उसे जानता था, पर मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानता था। विजय मिश्रा, हिना की जिंदगी में ये नया आदमी विजय मिश्रा हो सकता है। सर पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, लगातार बातचीत होती रही है हिना और विजय के बीच में, अनगिनत मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए। तो जब हिना और विजय की लव स्टोरी शुरू हुई, तब तक नजीब और हिना की स्टोरी खत्म नहीं। खुद हिना भी कह रही थी कि नजीब से उसका ब्रेकअप 1 महीने पहले ही हुआ था। अगर इस लॉजिक से जाए कि नजीब विजय के रास्ते का कांटा था और विजय इस कांटे को निकालना चाहता था, तो हिना तो नजीब को अपनी जिंदगी से पहले ही दूर कर चुकी थी। तो फिर विजय नजीब को इस दुनिया से दूर क्यों करता? वैसे भी हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जो इस लिखाई को हमारे इस केस के साथ जोड़ता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही ना हो, हमें गुमराह करने के लिए किसी ने जानबूझकर इस दीवार पे ही लिख दिया हो? और सर वैसे भी ये हिना है बहुत चालाक औरत। हिना के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सस्पिशियस नंबर? हिना ने किसी को हायर किया हो इस मर्डर के लिए? नो सर। विजय मिश्रा। अरे मुझसे क्या पूछना है? मैं क्या बता पाऊंगा नजीब के बारे में? बैठो। नजीब को जानते थे? हाँ, नहीं मेरा मतलब है हिना से सुना था नजीब के बारे में, लेकिन कभी मिला नहीं उससे। हिना को कब से जानते हो? अफेयर कब से शुरू हुआ तुम दोनों का? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। और नजीब के साथ हिना का ब्रेकअप हुआ 1 महीना पहले। मतलब एक ही समय में हिना 2 लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर एक दिन हिना ने फैसला किया नजीब को डंप करने का। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था सर। वो तो एक दिन मैंने हिना को फ़ोन पर नजीब से झगड़ते हुए सुना, तब मुझे नजीब के बारे में पता चला। नजीब बंद करो ये जासूसी करना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। स्टॉप, चिल्लाओ मत नजीब, चिल्लाओ मत। ये नजीब कौन है? एक्स बॉयफ्रेंड है। परेशान कर रहा है? बीच बीच में भूल जाता है कि ब्रेकअप हो चुका है और शुरू हो जाता है कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं। नजीब फारूकी ये परेशान कर रहा था हिना को, ब्लैकमेल कर रहा था। हिना क्यों मानना चाहती थी सर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। नजीब क्या बनना चाहता था और वो कोई और, क्या तुम हो? इन सब बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। मैं हिना से कॉफ़ी शॉप में मिला था, दोस्ती हो गई, फेयर हो गया, हम साथ हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। नजीब था हिना की लाइफ में, लेकिन मैं नजीब को नहीं जानता हूँ सर। और सर जिस आदमी को जानता ही नहीं उसकी मर्डर के बारे में मैं क्या जानूंगा? आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल क्यों दे रहे हैं? पुलिस के खिलाफ शिकायत कहाँ करते हैं? आप बताएंगे या नेट पर सर्च करूं? तुम कुछ मत करो हिना, तुम बस यहाँ तशरीफ ले आओ, और अगर तुम यहाँ नहीं आई ना तो हम वहाँ आ जाएंगे। क्या समझते हैं आप अपने आप को? पुलिस वाले हैं तो जब चाहे परेशान करेंगे हमें। कमजोर मत समझिए हमें अपनी आवाज बुलंद करनी आती है। पूरी दुनिया को बता दूंगी मैं कि आप मेरी मासूम बेटी को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। बैठ जाइए आप। बैठो हिना। सर कुछ नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। आपने मुझसे बात कर ली, विजय से बात कर ली, अब क्या पूछना है आपको? बैठ जाओ। हिना तुमने झूठ कहा हमसे कि तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है। तुम नजीब और विजय इन दोनों के साथ एक ही समय पर रिलेशनशिप में थी। कोई कानून है ऐसा जो कहता है कि एक टाइम पर एक लड़की का सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड हो सकता है? अगर मैं विजय और नजीब के साथ 5 और बॉयफ्रेंड्स भी रख लेती तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन लागू होता मुझ पर? बताएंगे जरा। क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं? मेरा नजीब के मर्डर के साथ कनेक्शन है, इसका एक भी सबूत है आपके पास? वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे। मुस्कुराहट हट नहीं रही है तुम्हारे चेहरे से। सर आप जब कुछ गलत नहीं करते ना तब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं होती। मैं आपके सिग्नल समझ रही हूँ सर। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बस कुछ कह दूँ और आपका काम बन जाए।
तुमने मरवाया नजीब को? पहले भी 10 बार पूछ चुके हैं आप, और 20 बार हम जवाब भी दे चुके हैं। झूठ जवाब नहीं होता, बल्कि कई और सवाल खड़े करता है। नजीब के कत्ल की 2 सेकंड भी तकलीफ नहीं दिखी हिना के चेहरे पर। जिस आदमी से 2 साल तक इतना करीबी रिश्ता रहा हो, उसकी मौत से हल्का सा भी फर्क ना पड़े। मैं नजीब के करीब थी, मगर फिर उससे बहुत दूर भी हो चुकी थी। उसके पागलपन से परेशान हो गई थी मैं। हाँ, नजीब से ब्रेकअप करने से पहले ही मैं विजय को डेट कर रही थी। मैं बता रही हूँ नजीब, आइंदा से तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। और तुम कर सकती हो? मेरे पीठ पीछे धोखा? विजय नाम है ना उसका? विजय मिश्रा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम डेट कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में मेरे होने के बावजूद? मैं कोई डॉल नहीं हूँ कि तुम 2400 घंटे मुझे पकड़े रहो। हम एक ही कॉलेज में काम करते हैं, है ना? हम एक ही मजहब से हैं, 2 साल से साथ में हैं। सब कुछ बराबर है। हमारे पास रहने के लिए जगह भी है ना। सिर्फ रहने की जगह काफ़ी नहीं होती ना नजीब, एक सांस लेने की भी जगह होती है जो एक कपल को एक दूसरे को देनी होती है। और उस जगह के बारे में तो तुमने सुना तक नहीं है। ये तो मीठी फिलोसफी है ना, ये तुम्हारी बेवफाई की कड़वाहट को दूर नहीं कर सकती, समझी? मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या वो विजय। विजय, तू लेक्चर देगा मुझे? यार मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रहा था भाई। मेरे भले की फिक्र मत करो नजीब, तुम हो, मैं हूं। जब नौकरी के बाद नजीब को सरकारी क्वार्टर मिला तो मानो अली बाबा का खजाना मिल गया उसे। और ताने तो मतलब रातों रात डबल हो गए मेरे लिए। तू नजीब जैसा क्यों नहीं बनता? अब इन सालों को मालूम था कि नजीब एकदम मेरी तरह दारू पीता है, तफरी करता है, 4 ऐब हैं उसके अंदर, लेकिन अब्बू भाईजान को ऐब सिर्फ मेरे में दिखते हैं। और फिर तानों के तीर चालू हुआ था। अरे भाई, मैं नजीब नहीं, मैं नहीं बन सकता। मैं तो इमरान हूं ना मैं नजीब बनना चाहता, ना मैं नजीब बन सकता हूं। और हर वक्त नजीब 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 जीना। तुम सिर्फ तुम बन सकते हो, कोई और नहीं। मैं नजीब कैसे बन सकता हूं? नजीब इमरान कैसे बन सकता है? सही कह रहा हूं ना? अब तो नजीब भी नहीं है, मेरी उससे अब तुलना भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं वेलापंती करता था, लुखागिरी करता था। मैं बस पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मेरा किताबों के साथ 36 का आंकड़ा था, और एक जगह बैठने से 136 का। पर क्या जबरदस्ती मुझे नजीब बनाया जा सकता था? कभी नहीं। और सर, मैं सच कह रहा हूं, नजीब को मारकर मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे सर से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। अब जो मुझे सजा होगी ना, वो उस टॉर्चर के आगे कुछ भी नहीं है। मैं अब सच में मैं हूं। अब तू कौन है पता है? एक खूनी। तेरा आगे का रास्ता कहां जाता है जानता है? जेल को। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जेल की घुटन में सांस ले रहा होगा, और वहां नजीब नाम के कोई ताने नहीं मारेगा तुझे, उसके नाम की कोई मिसालें नहीं देगा, उसके नाम की कोई चाबुक नहीं मारेगा। अब सब अपने बच्चों को आगाह करेंगे कि उन्हें इमरान नहीं बनना है। सोचो, पुलिस ने तो गांठ बांध ली थी कि किसी ना किसी तरह मुझे इस केस से जोड़े, लेकिन अंत में हुआ क्या? जो हुआ बहुत ही दुखद है ना, बहुत ही ज्यादा। सो तो है, मैंने कब ना कहा, है दुखद। भाईजान हौसला रखिए।
हाँ करीम, लेकिन मैं जिंदगी भर एक बात नहीं समझ पाऊंगा कि नजीब की गलती क्या थी। सिर्फ ये कि वो इमरान के घर गया, उससे दोस्ती की। क्या नजीब की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो था एक होनहार मेहनती लड़का, और इस बात की उसे इतनी बड़ी सजा मिली। बहुत चौंकाने वाली और समझ के परे है ये बात कि नजीब फारूकी जैसे होनहार आदमी को बेवक्त और बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। दो लोगों के बीच तुलना करना और खुद तोला जाना हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, और तुलना का वो एक विषय अक्सर इंसान का वजूद बन जाता है। बचपन में पढ़ाई, जवानी में कमाई, कभी खूबसूरती की तुलना, कभी रंग की तुलना। हर किस्म की तुलना में जिसका पलड़ा हल्का होता है वो सामने वाले के साए में सिकुड़ने घुटने लगता है। दो तितलियों के रंग एक जैसे नहीं होते तो दो इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ईश्वर कहिए, प्रकृति कहिए, नियति कहिए, कायनात हर इंसान को एक हुनर बतौर तोहफा देती है। कुछ लोग इस तोहफे का रैपर जल्दी खोल लेते हैं, तो कुछ लोगों को इस तोहफे की मौजूदगी पहचानने में ही आधी जिंदगी निकल जाती है। ऐसे में जब किसी इंसान से कहा जाता है कि तुम उसकी तरह क्यों नहीं बनते, वो क्यों नहीं करते, तब उस इंसान से उसका वो तोहफा छीन लिया जाता है, उससे खुद को आजमाने का मौका छीन लिया जाता है। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार 30 दिसंबर रात एक नए